आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं मुंबई का रहने वाला हूं और ये कहानी है करीबन 2000 के उस वक्त की जब मैंने अपनी मेहनत के पैसों से एक नई गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी खरीदने के बाद घूमने का प्लान बनाया, जहां मैं इस बार अपने दोस्त राघव के साथ रवाना हुआ। हमारा सफर था मुंबई से मनाली तक का। मगर वैसे मैंने अपने 2-3 दोस्तों से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ माना कर दिया। और जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो हम दोनों ने ही जाने का मन बना लिया। उन दिनों ठंड का माहौल भी ज्यादा था, जिस वजह से हर जगह सर्दी का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुंबई जैसे बड़े नगर से जब हम दोनों गाड़ी लेकर निकले तब हम सबसे पहले मंदिर में गए थे, क्योंकि मैं भगवान जी को खुद का आदर्श मानता था और ऑफिस से अब काफी दिनों की छुट्टियां मिली थीं, तो घूमने का शौक बड़े ही चाव से पूरा करने वाले थे। मंदिर में दर्शन करके अब उसके बाद हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। मगर हमें निकलते निकलते ही सुबह की तकरीबन 5 बजने को आए थे, जहां हमें 4 बजे ही निकलना था। मगर कुछ काम करने में देरी हो गई थी। लगातार 7 घंटे तक मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा, लेकिन बाद में मेरी हालत बिगड़ने लगी और मेरा जी घुटने लगा, जिस वजह से मैंने राघव को ड्राइव करने को दे दिया। राघव ने भी ड्राइव करने से मना नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी काफी अच्छे से गाड़ी चलाना जानता था। हालांकि रात के सफर में उसके लिए गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, धीरे धीरे अब वो समय भी आने लगा था जब ठंड अपने जोर पर थी। साथ ही अब अंधेरा भी छाने लगा, क्योंकि सर्दी के इस मौसम में 7 बजे के अंदर ही दिन पूरी तरह से छिपने लगता है। रात में राघव को ड्राइव करना कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि राघव ने रात में कभी गाड़ी ड्राइव नहीं की, तो इसे रात में गाड़ी का स्टीयरिंग देना खतरनाक साबित हो सकता है। अब वैसे भी हम एक लंबा सफर तय करने वाले हैं, तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं ही ड्राइव कर लूं। फिर मैंने राघव को बगल वाली सीट पर बैठने को कहा और मैं गाड़ी चलाने लगा। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद हमें एक ढाबा नजर आया, जहां पर जाकर हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए, फिर गाड़ी से बाहर उतरे और जहां पर हम रुके थे उस ढाबे का नाम था जन्नत का खजाना। अब हम खाना खाने के लिए उसके अंदर पहुंचे और हमने खाना खाकर उस ढाबे वाले से रास्ते के सारी जानकारी पूछने लगे। तो उस ढाबे वाले ने कहा, वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है सर जी, मगर जहां तक मुझे लगता है ये रास्ता आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे अच्छा यही होगा कि आप मैप के बजाय कोई और रास्ता देख लें जो आपके 20 किलोमीटर के सफर को काट सके। उस ढाबे वाले की बात पर मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, इस 20 किलोमीटर में ऐसा क्या है जो आप हमें बताने से डर रहे हैं? हमारी ये बात सुनकर उस आदमी का चेहरा अचानक सफेद पड़ने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों उस आदमी के चेहरे पर यह सुनते ही एक मायूसी छाने लगी और उसके बदन में अजीब सा डर भर चुका था। मगर फिर वो थोड़ी दबी हुई आवाज में बोला, भाई साहब, उस चीज के बारे में चर्चा करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए, और वैसे भी इतनी गहरी रात को मैं आपको उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मगर हाँ, आप इतना जान सकते हैं, उसके बारे में बात करने पर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर वह असलियत में सामने आ जाए तो फिर मौत होना एक आम बात है। यह सुनकर मेरे हाथ में जो गिलास था वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इस वक्त मैं जोर जोर से हंसने लगा था। मगर मेरी हंसी पर वो ढाबे वाला बोला, भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी गांव जैसी बिरादरी में ना रहकर किसी बड़े घर के रहने वाले हैं। उसके ये पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और दिल्ली में रहता हूं। तब जाकर उस आदमी की गर्दन नीचे की तरफ झुक गई। मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बार फिर कुछ ऐसा बोला जो मेरे समझ से परे था। मगर फिर मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारा खाना पीना तो हो ही गया था, तो हम उस ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे
कि उस आदमी ने कहा, भाई साहब, शहर के लोग लगभग इस रोड पर आकर फंस जाते हैं, तो आप इस बार ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं ठहरा एक बिजनेसमैन में कहां इन सब बातों को गंभीरता से लेने वाला था और नजरअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मगर अब हमारे लिए एक समस्या और बन गई थी। दरअसल हमें यहां से मनाली जाने वाले रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हम मैप में देखकर ही आगे बढ़ रहे थे। और यह मैप हमारे लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैप देखते देखते किसी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और उसके बाद सही रास्ते को चुनना हमारे लिए मुश्किल होने लगता है। खैर, अब हम लोग उस अंधेरे में एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए थे जहां लाइट्स भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और ऊपर से ट्रैफिक भी ना के बराबर था। सुनसान पड़ी सड़क के बगल में मुझे लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे और इसी बीच हवा के तेज झोंके ने हमारी गाड़ी को धूल से ढक दिया और सामने का नजर आना अब बंद हो गया था। कुछ टाइम पहले हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जो सफेद कलर की गाड़ी थी और हम लोग उसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे मनाली के रास्ते को लगातार फॉलो कर रहे थे। मगर जैसे ही उस आंधी की धूल ने हमारी गाड़ी को ढक दिया, जिस वजह से रफ्तार कम हो गई और वो सफेद गाड़ी बहुत आगे चली गई। लेकिन जब हेडलाइट्स की रोशनी सपाट पड़ी, सड़क पर दूर दूर तक गई, तो वो गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से इस वीरान रास्ते में अब धीरे धीरे नेटवर्क की कमी भी देखने को मिली। और फिर अब ऐसा वक्त भी आ गया था जब फोन बिल्कुल भी नेटवर्क में नहीं था। नेट तो मानो उस पूरे रास्ते बंद ही हो गया था, जिस वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जब मैंने मैप पर रास्ता देखने की कोशिश की तो मैं नाकाम रहा, क्योंकि नेटवर्क तो लगातार धीमा हो रहा था और इस नेटवर्क के ना होने की वजह से अब मुसीबत बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से ये रास्ता दोनों तरफ से सन्नाटे और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था, जहां थोड़ा बहुत डर लगना एक आम बात थी। मगर इसी बीच मेरी नजर उस रास्ते के दोनों तरफ से आने वाले कुछ जानवरों पर पड़ी। उन जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ना ही तो यह कोई कुत्ते है, ना ही कोई जानवर। गुस्से में होने की वजह से मेरा थोड़ा दिमाग खिसक गया, जिस वजह से मैं गाड़ी से उतरकर उन जानवरों की तरफ पत्थर फेंकने लगा। ये सब हरकतें मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग मानो काम ही नहीं कर रहा था। मगर अभी मैं पत्थर फेंक ही रहा था कि उनमें से एक जानवर ने बड़ी डरावनी आंखों के साथ मुझे देखने लगा। उस जानवर की इस डरावनी करतूत से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा जानवर है जिसकी आंखें किसी मोती की तरह चमक रही हैं। और जब मैंने उसे इतने ज्यादा गुस्से में देखा तो मैं खुद 2 कदम पीछे गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस जानवर की आंखें मेरे दिल में खौफ बनाने के लिए काफी थीं। मगर इतना सब होने के बाद भी मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहा और फिर पता नहीं कहां से एक पत्थर आया जिसने मेरी गाड़ी के बगल वाले शीशे को झकझोर के रख दिया था। और इस करतूत को देखने के बाद तो मेरा गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिस वजह से मैं गुस्से में गाली गलौज करने लगा। मगर फिर वो जानवर तो वहां से निकल गए, लेकिन अचानक ही तेज धूल उड़ने लगी और आसमान में काले बादल मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज तूफान आने वाला है। सब कुछ एकदम बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच राघव ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ गाड़ी के अंदर बैठ गया। रात में कीड़ों के चीखने की आवाज और ऊपर से बिगड़ता मौसम देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। मैंने पाया कि मेरी गाड़ी के सामने अजीब सा जानवर हमारी ओर चलते हुए आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, मगर जैसे जैसे उसके कदम हमारी तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी, क्योंकि वो करीब 8 फुट का था और उस पहर में शायद उसी राक्षस का राज था। क्योंकि जैसे ही वह मेरी गाड़ी के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी मुंडी, जो किसी इंसान से बहुत अलग थी,
उसके सर के ऊपर दो अजीब से सींग दिख रहे थे और एक सामान्य इंसान को डराने के लिए बस इतना ही काफी था। अब एक पल के खातिर तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। अब मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन उस राक्षस को शायद मालूम था कि उसका खाना इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है, क्योंकि इस बार वो खिड़की के पास पहुंचा और उस टूटी हुई कांच की खिड़की से अंदर देखते हुए एक अजीब और डरावनी आवाज निकालने लगा। लेकिन अभी भी मैं अपनी जगह पर बैठा रहा, मगर मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर था। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि एक बार अपना हाथ भी हिला सकूं। पूरी ताकत मानो शरीर से गायब हो गई थी। मगर जब मैंने राघव की तरफ नजर घुमाई तो मैंने पाया कि राघव अब बेहोश हो गया है और अब मैं अकेला ही उस राक्षस से लड़ने के लिए बचा था। लेकिन उस समय मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी की चाबी घुमाते हुए तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहां से भागने लगा। मानो किस्मत आज मेरे साथ थी और सड़क भी एकदम सपाट थी और जंगली जानवर भी नहीं थे। मेरी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद अब उस राक्षस से मेरा पीछा छूट गया है। लेकिन दूसरे ही पल मेरी गाड़ी के ऊपर से मुझे काले काले हाथ दिखने लगे और उन पर बड़े बड़े नाखून और पंजे थे, जिसे देखकर मुझे आसानी से पता लग गया कि ये वही राक्षस है। और तभी मैंने गाड़ी को एक तेज झटके के साथ वहीं रोक दिया। जब वो भयानक राक्षस गाड़ी से नीचे गिरा तो उसके हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी दिखाई दे रही थी और उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। मगर इतने में ही मेरी नजर राघव पर पड़ी तो राघव अभी भी एक गहरी नींद में, या फिर यूं कहें कि बेहोशी की हालत में पड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून बह रहा था। शायद उस राक्षस ने उसकी गर्दन में अपने नाखून दे मारे थे। मगर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी गर्दन के अंदर ज्यादा बड़े घाव नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मल थे, तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। मगर फिर मैंने ज्यादा देरी ना करके उस राक्षस को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे की तरफ निकाल दी। मगर जब हमारी गाड़ी उस खतरनाक एरिया से बाहर निकली तो पीछे से एक आवाज आई जो दिल दहलाने के लिए काफी थी। मुझे नहीं पता उस रात हम कैसे बच गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा ही लगता है। शायद भगवान जी की श्रद्धा और विश्वास ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर हिम्मत जुटाई और मेरी रक्षा की। इस घटना को घटे हुए काफी लंबा वक्त हो गया, मगर जब हमने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि उस राक्षस से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है और कुछ किस्मत वाले ही उससे बचकर निकल पाते हैं। शायद उस रात हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया था और भगवान के आशीर्वाद से हम उस रात भयानक राक्षस से बच पाए थे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।